नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ठीक होगे। तो आज हम लेके चलते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का प्राचीन भारत का चैप्टर फर्स्ट। कल तो इसके बारे में थोड़ा बताया गया था, आज चैप्टर फर्स्ट है आदिम मानव। आदि मानव है दोस्तों, देखते हैं आदि मानव ने कैसे कैसे क्या किया था। ये खानाबदोश मनुष्य खानाबदोश मनुष्य उन लोगों को जो शिकार करते थे और जिनका जीवन पौधों व फलों पर निर्भर था, स्थायी जीवन में परिवर्तित होने में लाखों साल लग गए। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादन तक की अवस्था तक पहुंचने में आदमी को करीब 3 लाख साल लगे। परंतु एक बार यह सीखने के बाद मनुष्य ने बड़ी तेजी से उन्नति की। मनुष्य का अपने आसपास के वातावरण पर जितना अधिक नियंत्रण होता है, उतनी ही अधिक तेजी से वह उन्नति करता है। आरंभ में लोग खानाबदोश थे, यानी वे भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय समूह बनाकर रहना बेहतर था। उन दिनों का जीवन सचमुच ही बड़ा कठिन था, क्योंकि लोग पेड़ों के फल, फूल, जंगली पौधे खाते थे और जो जानवर मिल जाते उनका शिकार करते थे। वे शाक भाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे, इसलिए जब वे एक स्थान पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को खाकर खत्म कर देते तो उन्हें भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता था। इसी प्रकार जब वे एक स्थान पर पाए जाने वाले अधिकांश पशुओं का शिकार कर लेते तो शिकार की खोज में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। यदि कहीं गुफाएं होती तो मनुष्य उन्हीं में रहने लगते थे, अन्यथा वे बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। उन्हें दो चीज़ों का भय रहता था। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? मौसम और जंगली जानवर। जंगली जानवरों का आदिम मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी चीज़ का कारण समझ में नहीं आता तो आदमी उससे भयभीत रहता है। बाघ, शेर, चीता, हाथी और गैंडे जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते फिरते रहते थे। उन दिनों भारत में खूब जंगल थे। इन जानवरों की तुलना में मनुष्य
इन जानवरों की तुलना में मनुष्य कमज़ोर थे, इसलिए उन्हें या तो गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी या फिर अपने अनगढ़ हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। परंतु इन जानवरों से रक्षा का सर्वोत्तम उपाय था आग। आग का आविष्कार हो गया था, तो आग सबसे अच्छा उपाय आग थी। रात के समय, देखो रात की घटना बताई जाती है कि रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में जमा हो जाते तो गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। गुफा के मुंह पर आग जलाई जाती थी। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में और तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। आग की खोज संयोग से हुई थी। चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उसमें से आग निकली। आग एक अजूबा थी, परंतु आगे जाकर इसका अनेक कामों में इस्तेमाल किया गया और इससे रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। इस प्रकार आग की खोज को हम एक महान खोज कहते हैं। ऐसे ये चकमक पत्थर था, देखो ये रहा चकमक पत्थर, इसे आपस में घिसने से इसे जैसे देखो ये पकड़े पड़ा है, इसे घिसने से इन्हें तो एक चिंगारी उठती और उस चिंगारी को ही सूखी पत्तियों पर डाल देते तो उसमें आग पैदा हो जाती है, आग जल जाती है। तो इस हिसाब से आग का आविष्कार हुआ था। औजारों और हथियारों। चकमक पत्थर का आग पैदा करने के अलावा कई कामों में इस्तेमाल होता। चकमक पत्थर कठोर है, परंतु इसके चिप्पड़ आसानी से निकलते हैं, इसलिए इसे तरह तरह के आकार दिए जा सकते हैं। चकमक पत्थर तथा कुछ अन्य किस्मों के पत्थरों का औजार और हथियार बनाने में इस्तेमाल हुआ। इस तरह की कुछ चीज़ें उपमहाद्वीपीय के विविध भागों की नदियों से मिली। कुछ स्थानों में जैसे कश्मीर की घाटी में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाते थे। पत्थर के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते हैं, हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बसूले बनाए जाते थे। आरंभ में बिना मूठ की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियाँ काटी जाती थीं। बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया और उसकी शक्ति बढ़ गई और उसका बेहतर उपयोग होने लगा। औजारों के उपयोग से आदमी को बड़ा लाभ हुआ। इनसे वह पेड़ों की टहनियाँ काटने, जानवर मारने, जमीन खोदने, लकड़ी तथा पत्थर शक्ल देने में समर्थ हुआ। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो प्रायः बड़े टुकड़ों के छिलन व कतरन होते थे,
इतनी सावधानी से बनाए जाते थे कि उसमें पतली धार आ जाती थी और तब बारीक काम के लिए उनका जैसे कि चाकू या खुरचनी के रूप में उपयोग होता था, अथवा उन्हें नोकदार बनाकर तीर या भाले के साथ बांध दिया जाता था। पानी की सुविधा के लिए खाद्य संग्राहक प्रायः नदी या झरने के किनारे रहते थे। यदि तुम हिमालय की तराई की नदियों के पाटों में या दक्कन के पठार के कुछ भाग जैसे नर्मदा की घाटी में घूमो और ज़मीन में गौर से देखो तो यदा कदा आदिम मानव का ऐसा कोई औजार तुम्हारे हाथ लग सकता है। पुरातत्ववेत्ता इन औजारों को अश्मोपकरण कहते हैं। इन औजारों को अश्मोपकरण कहते हैं। कौन से औजारों को? जो आदि मानव ने बनाए थे। ऐसे कि अब देखो कपड़े के रूप में क्या पहनते थे ये लोग। कपड़े पेड़ों के बारे में कपड़ों के बारे में कोई अधिक कठिनाई नहीं थी। गर्मी के मौसम में बिना कपड़ों के चल जाता था। बरसात या ठंड के दिनों में मारे हुए पशुओं की खाल, वृक्षों की छाल अथवा बड़े पत्ते कपड़े के रूप में काम में लाए जाते थे। बदन पर लपेटे गए एक या दो मृगचर्म शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त थे। पहले खाल लपेट लेते थे, उसी से काम चल जाता था उनका। और आज देखो कितने कपड़े पहनते हैं। अब देखो अगला है स्थिर जीवन का आरंभ। जैसे जैसे अपने आसपास की वस्तुओं का अधिक ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधा का जीवन बिताने की व्यक्ति की लालसा बढ़ी। कुछ नई खोजों के साथ आदमी का रहन सहन भी बदल गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खोज किसकी थी? पौधे उगाना और अन्न पैदा करना। भूमि में बीज डालने और पानी देने से पौधे उगते हैं। यह कृषि की शुरुआत थी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि उन्हें अब भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। उन्होंने एक स्थान पर टिके रहने वाले किसान का जीवन शुरू कर दिया था। जीवन पद्धति में ये परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न कालों में हुए हैं। हमारे देश के अधिकांश स्थानों में ये परिवर्तन आज से करीब 400-500 साल पहले हुए हैं। हमारे देश के अधिकांश स्थानों में ये परिवर्तन आज से करीब 4 से 5 हजार साल पहले हुए हैं। ये देखो पशुपालन लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। लोगों ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। उन्हें पता चल गया कि जंगली पशुओं को पालतू बनाया जा सकता है, यानी वे उन्हें अपने काम के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए जंगली बकरे बकरियां को केवल मारा जा सकता था और उनका मांस खाया जा सकता था।
परंतु पालतू बकरियां प्रतिदिन दूध दे सकती थीं और उसमें से कुछ खाई भी जा सकती थी। इस प्रकार शिकार के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रह गई थी। कुत्ते को पाल पालना मनुष्य के लिए बड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ। पालतू बनाए गए दूसरे पशु थे, जैसे कि भेड़ और ढोरों का बड़ा बड़ा लाभ था। ढोरों का बड़ा लाभ था क्योंकि उनसे न केवल भोजन मिलता था बल्कि हल जोतने और गाड़ी खींचने में भी उन्हें काम में लाया जा सकता था। धातुओं की खोज। धातुओं की खोज कैसे होती है? जब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बस गए और अन्न पैदा करने लग गए तो उन्हें सर्वप्रथम पेड़ों तथा झाड़ियों को काटकर या जमीन साफ करनी पड़ी। इस काम में पहले के दो आविष्कार बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ पेड़ और झाड़ियों काटने के काम आई और बाद में ठूंठ जला देने पर जमीन साफ होकर खेती के लिए तैयार हो गई। पत्थर की कुल्हाड़ियों से पेड़ काटना बड़े परिश्रम का काम था, पर सौभाग्य से एक अन्य खोज ने धातुओं की खोज, आरंभ में तांबे की खोज, बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गईं, जैसे रांगा, जस्ता या सीसा। उन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वह कांसा कहलाई। यह सब कैसे हुआ? कच्ची धातु के पिंड को पिघलाकर किस प्रकार धातु तैयार की गई यह हमें मालूम नहीं है। धातु की छुरियों और कुल्हाड़ियों पत्थर के औजारों से अधिक पैनी और बेहतर काम करने वाली सिद्ध हुई। जिस युग में मनुष्य केवल पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था उसे पाषाण युग अथवा पूरा पाषाण युग तथा नवपाषाण युग कहते हैं। जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया उसे ताम्रयुग या कांस्य युग या ताम्र पाषाण युग कहते हैं। भारत के कई स्थानों से उस युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिली हैं। ऐसे कुछ स्थान हैं जैसे कि ब्रह्मगिरी मैसूर के पास और नर्मदा है, इसमें नवदा दिया है, नवदा टोली यानी नर्मदा के तट पर। पहिए का आविष्कार देखो, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। एक अत्यंत महत्वपूर्ण की खोज थी चाक या पहिया, पर कोई नहीं जानता कि पहिए की खोज किसने की, कहाँ की और कब की। लेकिन इस खोज से आदमी के जीवन में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। पहिए या चक्र की आवश्यकता, अच्छा ये कह रहे हैं एनसीईआरटी में कि कोई नहीं जानता उसकी खोज किसने की। ये ओल्ड एनसीईआरटी है इसलिए नहीं पता। आज भी है फिर वह चाहे हाथ की घड़ी जैसी छोटी चीज़ के लिए हो या रेलगाड़ी जैसी बड़ी चीज़ के लिए। पहिए के आविष्कार ने जीवन को अनेक प्रकार से काफ़ी सुगम बना दिया। उदाहरण के लिए पहिए के प्रयोग
के पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए या तो पैदल जाते थे या किसी पशु की पीठ पर बैठकर, लेकिन अब वे ऐसी गाड़ी बना सक गाड़ी बना सकते थे जिसे कोई पशु खींचता था और जिसमें एक से अधिक आदमी बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते थे। पहिए ने भारी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता दी। उसे पहले संभव नहीं था जो पहले संभव नहीं था। इसके अलावा चाक के प्रयोग ने मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने में योग दिया। यह प्रारंभिक गांव कैसे बसे। मानव का जीवन स्तर होने पर दूसरे कई परिवर्तन हुए। जब तक लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ा, तब तक उन्हें पुरुष, स्त्रियों तथा बच्चों के बड़े समूहों में रहना पड़ा। समूह के भीतर एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती थी। जब लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से बसने लगे और अपने लिए अन्न पैदा करने लगे तो उनके बड़े समूह ही कायम रहे, परंतु काम के लिहाज से उनकी पारिवारिक इकाइयां बन गईं। एक गांव में कई परिवार बसते थे, इसलिए एक दूसरे को सुरक्षा और सहायता मिलती रही। अब उन्होंने अपने लिए झोंपड़ियां बनाई, जौ, चावल या गेहूं उगाने लगे और बकरियां, भेड़, ढोर तथा दूसरे पशु पालने लगे। जैसे गांव सारे भारतवर्ष में पालने लगे, ऐसे गांव सारे भारतवर्ष में पाए गए। अच्छा, अब आगे देखते हैं। भारतवर्ष में पाए गए हैं। पर नदियों की घाटियों में और समतल मैदानों में जहाँ जमीन अधिक उपजाऊ होती थी और फसल उगाना आसान था, इनकी तादाद अधिक थी। पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसे गांवों के अनेक अवशेषों को खोज निकाला है। इन स्थलों को देखकर हम बता सकते हैं कि उस समय के लोग किस तरह का जीवन बिताते थे। गांव छोटे थे और झोंपड़ियां एक दूसरे से सटी रहती थीं। एक दूसरे के नज़दीक रहने से जंगली जानवरों से गांव की रक्षा करने में आसानी होती थी। झोंपड़ियों के क्षेत्र में संभवतः मिट्टी की दीवार या कांटेदार झाड़ी की बाड़ से घेर दिया जाता था। खेत इस घेरे के बाहर होते थे। आमतौर पर गांव खेतों की अपेक्षा अधिक ऊंची भूमि पर बसा होता था। झोपड़ियां घास फूस के छप्परों से ढकी जाती थीं और आमतौर पर एक एक कमरे की ही होती थीं। बल्लियों की ठठरी बनाकर उस पर टहनियाँ और फूस बिछाई जाती थी। झोपड़ी में आग जलाकर उस पर खाना पकाया जाता था। रात के समय उसी आग के चारों ओर परिवार के लोग सोते थे। अब भोजन कच्चा नहीं पकाकर खाया जाता था। मांस को आग पर भूना जाता था। दो पत्थरों के बीच अनाज पीसा जाता था और आटे की रोटी बनाई जाती थी। अतिरिक्त अनाज बड़े बड़े घड़ों या मर्तबानों में रखा जाता था। खाना पकाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ती थी। आरंभ में मिट्टी के बर्तन बनते थे, बाद में धातु के भी बनने लगे। शुरू में मिट्टी के बर्तन स्त्रियां बनाती थीं। वे अपने हाथ से मिट्टी को
किधर गया किधर गया, लुप्त हो गया। ये अपने हाथ से मिट्टी को जैसे कि पहले के औजार देख सकते हो, ये ऐसे थे, ये देखो ये देखो। यह खाद्य उत्पादन की अवस्था में मानव द्वारा प्रयुक्त औजार और वस्तुएं। घोल घड़ों, कटोरों और तस्तरियों में ढाल देती थी, फिर उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। आगे चलकर सुखाए गए इन मिट्टी के बर्तनों को भट्टे या आंबे में पकाया जाने लगा। तब ये बर्तन इतने सख्त और मजबूत हो जाते थे कि पानी में डालने पर भी नहीं गलते थे, और आगे चलकर चाक का इस्तेमाल होने लगा तो चाक पर अधिक तेज़ी से बर्तन बनने लगे। ये बर्तन उसी प्रकार बनते थे जैसे आजकल गांवों में बनाते हैं, जैसे कि कुम्हार आजकल के गांवों में बनाते हैं, उसी प्रकार से पहले बनते थे, बनाए जाते थे। ताम्र पाषाण युग के कुम्हार कभी कभी अपने बर्तनों पर सुंदर रूपांकन करते थे, वस्त्र और आभूषण। ताम्र पाषाण युग के लोग आभूषण और सजावट के शौकीन थे। अब उनको जंगली जानवरों और खराब मौसम के खिलाफ कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था, इसलिए अब आभूषण बनाने के लिए उनके पास समय था। स्त्रियों सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थीं और बालों में सुंदर कंघियां लगाए रखती थीं। ओहो। अब कपड़े केवल पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्तों के नहीं होते थे। उन्होंने कपास के पौधे की रुई से सूत कातने और कपड़ा बुनने की विधि खोज ली थी। अवकाश का समय खेल और मनोरंजन में व्यतीत होता था। समाज, देखो समाज कैसा होता था। समाज होता था जब लोग खाना बदोशी का जीवन छोड़कर गांवों में रहने लगे, तब वे मनमानी नहीं कर सकते थे। उनके लिए आचरण के नियम बनाना आवश्यक हो गया। दूसरे परिवारों और समूहों के साथ रहने के लिए यह जरूरी था कि गांव में कोई कानून और व्यवस्था हो। सर्वप्रथम यही निश्चित करना था कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या काम हो। कुछ आदमी खेतों में काम करने जाते, जबकि कुछ पशुओं की देखभाल करते या झोपड़ियों बनाते या औजार तथा हथियार बनाते। पुरुषों के साथ स्त्रियों भी खेतों में काम करती थीं और पशुओं की देखभाल करती थीं। कुछ स्त्रियां सूत कातती और कपड़ा बुनती थीं। कुछ मिट्टी के बर्तन बनाती थीं। स्त्रियां बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का इस्तेमाल नहीं करती थीं। केवल पुरुष ही चाक पर बर्तन बनाते थे। कौन क्या काम करे, इसका निर्णय सारा गांव मिलकर तय करता था। फिर भी गांव में एक ऐसे नेता या मुखिया की आवश्यकता थी जो आदेश दे सके।
गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही प्रायः मुखिया होता था और उसे ही सबसे अधिक बुद्धिमान भी समझा जाता था। जो पहले के लोग हुआ करते थे उन्हें बुद्धिमान भी समझा जाता था, और वो बुजुर्ग को ही बुद्धिमान समझा जाता था, और बुजुर्ग को ही मुखिया बनाया जाता था गांव का। जो बुजुर्ग व्यक्ति होता था उसे ही। अब आती है धर्म की बात। धर्म क्या है? उन लोगों के ये प्रति धर्म क्या चीज़ है? जीवन के कुछ ऐसे पहलू थे जो मनुष्य के लिए पहली बने हुए थे। हर रोज़ सूरज क्यों निकलता है और शाम को क्यों डूब जाता है? नींद व स्वप्न, जन्म, विकास और मृत्यु मनुष्य की समझ से बाहर थे। क्या कारण है कि हर साल बे ही ऋतुएं बराबर आती जाती हैं? मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है? वे मृत्यु से डरते थे। वे बिजली की कड़ाहट और भूकंप से भी डरते थे, क्योंकि वे इनका कारण नहीं जानते थे। कुछ लोग ने इन सवालों के बारे में दूसरों की अपेक्षा अधिक सोचा और उनके उत्तर सुझाए। आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता। धरती की कल्पना एक ऐसी माँ के रूप में की गई जो फसलों और पेड़ों से अपने बच्चों का पालन करती है। और यदि हर सुबह सूर्योदय होता रहे और धरती फसल पैदा करती रहे, तो आकाश के देवता और धरती माता को बलि देकर स्तुति गान से संतुष्टि करना जरूरी था। मातृ देवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थीं और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। इस प्रकार कुछ व्यक्ति चमत्कारी हो गए और दावा करने लगे कि वे मौसम पर काबू कर सकते हैं, बीमारी अच्छी कर सकते हैं और नुकसान से लोगों की रक्षा कर सकते हैं। बाद में पुरोहितों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो समूचे समाज की ओर से यज्ञ करता था और मंत्रों का गान करता था। यानी पुरोहितों का वो हो गया, फिर पुरोहित आ गए, उन्होंने वेद विद्या सब ले ली, वो अपने काम करने लगे। फिर मृत्यु अगला है। मृत्यु एक ऐसे अन्य लोक की यात्रा समझी जाती थी जहाँ से कभी कोई वापस नहीं लौटा। सही बात है, कोई लौट पाए। इसलिए जब किसी पुरुष या स्त्री की मृत्यु हो जाती तो कब्र या समाधि बनाकर उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। जब कोई बच्चा मर जाता तो उसके शव को एक बड़े गड्ढे में रखकर गाड़ दिया जाता था। कभी कभी समाधि स्थल को बड़ी बड़ी प्रस्तर शिलाओं से घेर भी दिया जाता था। सबके साथ बर्तन, मनके तथा अन्य ऐसी चीज़ें भी समाधि में रख दी जाती थीं। उन्हें ग्रामवासी मरे हुए मनुष्य के लिए उनकी यात्रा में जरूरी समझते थे। इन लोगों के रहन सहन का ढंग या व्यवहार का तरीका उस आदिम अवस्था से काफ़ी आगे बढ़ गया था, जब मनुष्य खाना बदोश था और हर रोज़ भोजन जुटाता था।
अब उसके पास रहने के लिए स्थायी जगह थी और वे अपने गांव में काफ़ी सुरक्षित थे। वे चीज़ें बनाते थे वे चीज़ें बनाते थे किधर है, काफ़ी मनुष्य को खाना होता, चीज़ें बनाने के नए तरीके खोज रहे थे, ऐसे तरीके जो उनके जीवन को अधिक सुखमय और सुगम बना रहे थे। परंतु अभी भी उनके जीवन में एक चीज़ का अभाव था जिसके कारण वे तेजी से उन्नति करने में असमर्थ थे। वे लिखना नहीं जानते थे। वे अपने बच्चों को यह तो सिखा सकते थे कि कैसे फसल उगाई जाए, पशु कैसे पाले जाएं या बर्तन कैसे बनाए जाएं, परंतु वे लिख नहीं सकते थे। लिखने का ज्ञान जब आगे जाकर तब हुआ जब नगरों का जन्म हुआ। नगरों का जन्म हुआ तब आगे जाकर उसका विकास हुआ। और इसी क्रम में ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो देखते हैं क्या है। अतीत के बारे में क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों के उत्तर दो। अतीत के बारे में तुम क्या जानते हो? बताओ कि अतीत के अध्ययन के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग होता है। अगला है, पुरातत्व विज्ञान क्या है? अतीत के अध्ययन में इससे क्या सहायता मिलती है? नंबर 3, अतीत के किस युग के अध्ययन के लिए पुरातत्व विज्ञान एकमात्र साधन है? क्यों? क्यों? नंबर 4, हमारे देश में तरह तरह की भाषाएं, धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज प्रचलित होते थे, होने के क्या कारण है? नंबर 5, खाद्य संग्राहक और खाद्य उत्पादन शब्दों का तात्पर्य क्या है? नंबर 6, आदिम मानव खानाबदोश क्यों था? नंबर 7, किन बातों के कारण मनुष्य स्थिर जीवन की स्थिति में पहुंचा? नंबर 8, निम्नांकित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करो। अभिलेख, हस्तलिपियाँ, लिपि, पुरातात्विक साक्ष्य, स्मारक। नंबर 9, पशुपालन से मनुष्य को क्या लाभ हुए? कृषि से आविष्कार का इतिहास में क्या महत्व है? आरंभिक युगों में पहिए के कौन से मनुष्य उपयोग थे? आदि मानव में औजार किस प्रकार के थे? उन औजारों का किन किन कामों में उपयोग होता था? 13वां नंबर है, आदमी जब खाद्य उत्पादन बना तो वह किस तरह के औजारों का उपयोग करने लगा? धातुओं की खोज आरंभिक मानव के लिए किस प्रकार लाभप्रद सिद्ध हुई? 15वां नंबर है, आरंभिक मानव के धार्मिक विश्वास क्या थे? अगला है नंबर दूसरा पॉइंट है, मानव इतिहास के निम्नांकित युगों को उस क्रम में रखो जैसे कि घटित हुए। ताम्र पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग। नंबर स्तंभ का में आरंभिक मानव के जीवन की प्रमुख अवस्थाएं दी गई और स्तंभ खा में कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार दिए गए। स्तंभ का के शब्दों का स्तंभ खा के शब्दों के साथ सही जोड़ें, यानी पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग। इसी हिसाब से ये कुछ और भी हैं, ये
तो आज दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ही साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसी समय। तो जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। दोस्तों ये एनसीईआरटी है, हर पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए काम आती है। हर किसी व्यक्ति के, जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है उसके लिए भी, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ ये इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ और भी पढ़ें, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, जिन्हें नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ें। जिसे लगता है कि हाँ मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, मुझे पढ़नी चाहिए, तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे साथ और भी मेरे साथी हैं वो भी पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर यूपीएससी या पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी बेस्ट बुक। 6 to 12 पढ़ें। 6 to 12 नहीं, कुछ है, यानी 6 किस क्लास की, किसकी कौन सी सब्जेक्ट कितने तक, वो सारी हैं। किसी दिन वीडियो बनाएंगे उसके बारे में, तब देखेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।